में अबीबा, उजैर, मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स अभी भी संडे वाले मोड में हैं, दे हैवंट वोकन अप येट। इसलिए अभी काफी कम स्टूडेंट्स हैं, बल्कि ज्वाइन करते जा रहे हैं हमें। चलें जी, दैट्स गुड। फैसल, नहीं वेट तो खैर नहीं करना, वो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर देख लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम तकरीबन 10 मिनट्स लेट हैं। ठीक है जी, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने सैटरडे को आप लोगों को 4 क्वेश्चंस दिए थे एज होम असाइनमेंट्स जी। कौन कौन से थे वो? हम लोग एक क्वेश्चन अब कर रहे थे, क्लास वर्क 6, 7, PQ4, PQ5, and I forgot to, as usual, I forgot to create a section on LMS। तो जाहिर सी बात है, अब आप लोगों में से काफी स्टूडेंट्स ने अपलोड शायद ना किए हों, तो ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। क्लास वर्क 6 में एक डिस्कशन चल रही है, उसको जरा देख लेते हैं। व्हाट अबाउट 7, क्लास वर्क 7, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। इन तीनों में किसी को कोई मसला, कोई परेशानी हो गए और आपको सिनेरियो अप्लाई करना आसान हो गया ना? मतलब उनमें से 2 जो है वो पास पेपर्स के सवाल थे, याद रखिएगा, बल्कि शायद तीनों पास पेपर के सवाल थे। तो आपने बड़े ध्यान से, बहुत आसान होता है प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चंस, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पता है कि सारी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, तो क्लास वर्क 7 देखते हैं। क्लास वर्क 7 क्या पास पेपर का सवाल था? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। क्लास वर्क 7 या स्प्रिंग 2008 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस से रिलेट करता था, तो आपको चीजें देखनी है कि क्या ये टॉपिक क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट प्रोसेस से रिलेट कर रहा है या सब्सिक्वेंट से रिलेट कर रहा है। 6 वाले पर आते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। उसने, मैंने कल सवाल देखा नहीं था, उसने क्लियर कट लिखा हुआ है 5% ऑफ इनपुट, तो इसको हम लेंगे 5% ऑफ इनपुट ही। ठीक है, क्लास वर्क नंबर 6 में प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 का क्वांटिटी स्केड्यूल समझाना है। शाहरुख, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 तो मैंने पहले दिया था होम असाइनमेंट में, आज तो नहीं दिया था। उसका समझ में नहीं आया आपको? नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 या क्लास वर्क 4? अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, ठीक है ठीक है ठीक है, वो देख लेते हैं। ठीक है शाहरुख साहब, देख लेते हैं उसको जी। तो यहाँ पे 5% ऑफ इनपुट को हम 5% ऑफ इनपुट ही अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है बात, 5% ऑफ इनपुट लिखा हुआ है। अगर तो यहाँ पे साइलेंस होता, 5% लिखा होता सिर्फ और ऑफ इनपुट ना लिखा होता, तो फिर हम कहते हैं ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स। ठीक है, तो इसको आप स्ट्रेट 5% ऑफ इनपुट ही लें, क्लियर कट 5% ऑफ इनपुट ही लिखा हुआ है इस वजह से। तो क्लास वर्क नंबर 6 में मैं से इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन नहीं था, बाकी सब बहुत सिंपल था। और ये बेसिकली ICAP की स्टडी टेक्स्ट में जो एग्जाम्पल है उसी को उन्होंने क्लास वर्क बना के लिख दिया। तो वी हैव ऑलरेडी लर्नड दिस एग्जाम्पल, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड लॉसेस वेटेड एवरेज के साथ, है ना? बहुत अब तो सारी, इसीलिए मैं थोड़ा आगे जाके आपको ये क्वेश्चन करने को दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अब आसान लगे इंशाल्लाह। चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? चलें जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, रावी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, मैं चैट बॉक्स मिनिमाइज कर रही हूँ, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 पे आए हुए। Ravi Limited is engaged in production of industrial goods. It receives orders from steel manufacturers and follows job order costing. The following information pertains to an order received on 1st December 2016 for 6,000 units of a product. अब इसको इन्होंने प्रोसेस कॉस्टिंग के उसमें क्यों डाल दिया है? जो मुझे इनका लॉजिक समझ में आता है वो ये कि इसमें जैसे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जो बात हुई है, तो जाहिर सी बात है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में आपको बस ये पता है कि एक प्रोसेस, एक किस्म का एक ही प्रोसेस है, एक ही वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बन रहा है ना, तो काम वैसे ही करना है। ठीक है, कोई इसमें ऐसा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है जनाब, तो सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, और जो मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है, इन अदर वर्ड्स काम करने के लिए, वो सिर्फ चेंज हो रहा है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोसेस का एक ही अकाउंट बनेगा, तो यानी कि एक ही प्रोसेस अकाउंट, दैट्स इट, है ना? पॉइंट ये है आपका मेन। और प्रोसेस अकाउंट होगा तो सिमिलर तरीके से वर्क इन प्रोसेस के डिफरेंट अकाउंट्स बनेंगे, दैट्स इट। ये सिर्फ फर्क है, बाकी सब तो अकाउंटिंग कैलकुलेशंस मोर और लेस सिमिलर ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑर्डर उसको रिसीव हुआ था
जी, ऑर्डर रिसीव हुआ था 1 दिसंबर 2016 पे फॉर 6000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर वो बता रहा है, आपने इन 6000 यूनिट्स की ऑर्डर से ऑब्वियसली रिलेट कर रहा है। प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, आपने 6000 में से 3200 जो है वो प्रोड्यूस करके ट्रांसफर कर दिए थे। डिलीवर टू द बायर फ्रॉम द फिनिश्ड गुड्स, यानी कि फिनिश्ड गुड्स की जो इन्वेंट्री है उसमें मैं कह रही हूँ कि भाई 200 यूनिट्स पड़े हुए, लेकिन लेट्स सी कि हमें क्या फिनिश्ड गुड का अकाउंट बनाना है नहीं बनाना। रिक्वायरमेंट पर आते हैं, क्या हमारा फिनिश गुड की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक से कोई ताल्लुक है? अपेरेंटली कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उसने आपसे क्या मांगा है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट और अकाउंटिंग एंट्रीज मांग रहा है, वो ओवर एंड अंडर अप्लाइड ओवरहेड जो प्रोडक्शन लॉसेस एंड गेन से रिलेटेड, यानी कि नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन से रिलेटेड, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कंसर्न विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP ओनली। तो प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स ये तो हो जाएगा जो आउटपुट के उसमें आता है। यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, अब ये देखना है कि ये नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है, इसमें क्या लिखा हुआ है नीचे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस उसने बता दिया कि 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 80% विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। 680 यूनिट्स है तो जाहिर सी बात है आपको उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में ये काम आएगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर है, डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर का उन्होंने आपको आवर्स भी बता दिए हैं, तो आप पर आवर रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 800,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट 120 पर आवर, तो इसके लिए आपको लेबर आवर्स चाहिए, तो क्या आप इस फिगर से निकाल लेंगे। ये इसका मतलब है। फिर एक्चुअल, ऑब्वियसली बात है, लिखा हुआ एक्चुअल एक्सपेंसेस है लेकिन आपने अप्लाइड लेना है। अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी न्यू दैट ऑलरेडी एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल एंट्री। यूनिट्स कंप्लीटेड आर इंस्पेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स। क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है प्रोसेस के एंड पे, है ना, सबसे एंड पे प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, जब सारी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर यूनिट्स जो है वो इंस्पेक्ट किए जाते हैं, दे आर ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, यानी कि उस पॉइंट पे जो आपके डिफेक्टिव यूनिट्स हैं होते हैं वो 100% कंप्लीट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल एंड 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। नॉर्मल रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट, अब वो कह रहा है कि नॉर्मल रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स। इसने आपको नॉर्मल लॉस बता दिया है कि आपने कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए हैं टू फिनिश्ड गुड्स। उसने अब इसका कोई इस बात से किसी मतलब, ये तो सिंपल फॉर्मूला उसने बता दिया है कि जितने भी यूनिट्स आपने ट्रांसफर किए हैं फिनिश्ड गुड्स में, उसके 3200 यूनिट्स जो है वो उसके जो 10% है वो एक्सपेक्टेड है नॉर्मल लॉस। तो आप तो ये बात कह सकते हैं कि भाई इसमें ताल्लुक क्या हो गया, रिलेशनशिप क्या हो गया, जो यूनिट्स ट्रांसफर हुए हैं उनमें नॉर्मल लॉस कैसे आ गया। तो ये बात नहीं कह रहा कि वो 3200 में से नॉर्मल लॉस होगा, वो बस सिर्फ एक फॉर्मूला आपको बता रहा है कि मैनेजमेंट ने इस तरह से जो है वो फॉर्मूला डिवाइस किया है कि आउटपुट पे नॉर्मल लॉस बेस करता है। इससे कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। क्लियर होगी बात? ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस ये नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के लिए अब आप क्या करेंगे, 10% ऑफ इनपुट के बजाय 10% ऑफ 3200, दैट्स इट। नो टेक्निकल बात इन दिस एट ऑल, नो रॉकेट साइंस। आगे चलते हैं। द रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एज स्क्रैप एट ₹150। RL यूजेस वेटेड एवरेज मेथड। तो शाहरुख साहब कह रहे थे कि जी इसकी क्वांटिटी स्केड्यूल बनवा दें, तो क्वांटिटी स्केड्यूल या इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला स्टेटमेंट, दो अलग अलग चीजें। यू वांट द क्वांटिटी स्केड्यूल या स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन? जी शाहरुख साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ ओनली क्वांटिटी स्केड्यूल। ठीक है जी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कोई अगर एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन है हमें वो पता लग जाए। ठीक है, वाज देयर ओपनिंग WIP? ठीक है, हम लॉजिक के साथ चलते हैं, ऑब्वियसली सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस के ऑब्वियसली बात है, शुरू में मतलब जॉब के स्टार्ट में कोई हम कहेंगे ओपनिंग WIP नाम की तो कोई चीज नहीं, क्योंकि इसी महीने आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है ना, तो इसी महीने आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। हाँ, अगले महीने यानी कि जनवरी के महीने में हमारे पास ओपनिंग WIP आएगा 680। तो ये प्रोसेस इसी महीने ही स्टार्ट हुआ है, तो देयर इज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर हम कहेंगे कि जी हमें क्वेश्चन में उसने क्या इनपुट हमारा कितना है। हम पहली बात तो ये कि हमें इस तरह से चीजों को देखना है। हाँ जी, कैसे आएगा, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में उसने इनपुट तो आपको दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, लेकिन उसने आपको क्या दिया हुआ है, प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश्ड गुड्स। तो हम जरा इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से लेके चलते हैं। 6000 तो वो कह रहे हैं कि आपने अल्टीमेटली
टोटल प्रोड्यूस करने हैं और द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। जो भी आपका जितना भी टाइम आपको ऑर्डर लेता है उसमें आपने 6000 टोटल आउटपुट करना है, वो तो मुख्तलिफ महीनों के ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन्होंने अब इनपुट तो दिया हुआ ही नहीं है कि हमने कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है हम इस तरीके से तो क्वांटिटी स्केड्यूल फिर नहीं बना सकेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे पास 2 अननोन्स आ जाएंगे। क्लियर हो रही है ना बात? इस तरह आपके पास 2 अननोन्स आ जाएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई इनपुट कितना है, यू डोंट नो दैट, ठीक है जी, यू डोंट नो व्हाट इज इनपुट। और आपके पास जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की जो फिगर निकलती है वो भी अननोन है। तो इसका मतलब है कि हम इसको थोड़ा, ऑब्वियसली बात है, अब हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से जो है ना इसको लेके चलना है। वो किस तरीके से लेके चल सकते हैं, हाउ एल्स कैन वी फाइंड आउट एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स है 3200, ठीक है। अच्छा जी, यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन कितने हैं? 120। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूंगी जी नॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कैलकुलेट हो सकता है। 680 जो है वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई हमने कितने यूनिट से, इसका मतलब है स्टार्ट किया, आप वर्क बैक कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट आप बेसिकली एक किस्म का कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इधर देखिए जरा, आपने जो ट्रांसफर किए हैं वो कितने किए हैं? 3200 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्लोजिंग WIP कितना है? क्लोजिंग WIP उसने आपको बता दिया है बेटा, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 है, होम असाइनमेंट जो था जी, बिल्कुल। अब हमें मेजर ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमें एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस पता लग जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है उसके थ्रू हमें इनपुट भी पता चलेगा, क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाना है, तो हमें पता तो चले कि भाई कितने हमने यूनिट स्टार्ट भी कितने किए हैं। तो जरा इसको इस तरह से लेके चलते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था 680, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो नॉर्मल लॉस था वो कितना था? 3200 का 10%, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस आपके पास आ गया 320 यूनिट्स। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ये फिगर कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास आ जाती है ये 4200, ठीक है। नेगेटिव क्यों लेंगे बेटा? इसको इस तरह से समझ लेना कि ये सारे काम होने चाहिए थे इनपुट में से, ठीक है। ये सारे काम होने चाहिए थे किस में से? इनपुट में से। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? एबनॉर्मल गेन वैसे आप आराम से इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको ये काम कर लें, एक मिनट, मैं आपको इसको दूसरे तरीके से आपको बता देती हूँ। ये देखें, इसको इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस की जगह क्या ले लिया? एक्चुअल लॉस, क्योंकि सवाल ऐसा है कि इसमें हमें नॉर्मल गेन स्ट्रेट अप सामने नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वांटिटी स्केड्यूल भी मुझे अभी ये नजर आया कि हमारे पास यूनिट्स रिजेक्टेड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन भी तो गिवन है, तो वी कैन प्रिपेयर द नॉर्मल क्वांटिटी स्केड्यूल एज वेल, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये मैं वो भी बनवा दूंगी आपको। तो आपके पास आउटपुट था 3200, क्लोजिंग WIP था 680 और एक्चुअल लॉस था 120। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमने प्रोडक्शन की कितने यूनिट्स, मतलब हमने जो काम अपना शुरू किया तो कितने यूनिट से काम स्टार्ट किया? बेसिकली ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो कोई था ही नहीं, ठीक है। ओपनिंग कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं था। आपने सारा का सारा मटेरियल करंट मंथ में ही डाला, तो आपने बेसिकली जो अपना काम स्टार्ट किया वो कितने से स्टार्ट किया? 4000 यूनिट से। ये बात समझ आ रही है? इन 4000 यूनिट्स के साथ यही तो हुआ है, इन 4000 यूनिट्स में से 3200 आपके ट्रांसफर हो गए फिनिश गुड्स में से, में क्लोजिंग WIP में रह गए 680 और बाकी कहाँ चले गए? 120 एक्चुअल लॉस में चले गए, ठीक है। यहाँ तक हमने काम अपना कंप्लीट कर लिया, एक्चुअल हमने फिगर लिया है। अच्छा जी, जो बात थी कि भाई एबनॉर्मल गेन का क्या होगा, तो क्वेश्चन में उसने आपको बता दिया है
कि नॉर्मल हमारा क्या रिजेक्शन है, इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द यूनिट्स ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स। तो यानी कि 3200 के हिसाब से कितना बनता है, 320। ठीक है, तो 320 यूनिट्स मेरे पास क्या थे, 320 यूनिट्स मेरे पास क्या थे, नॉर्मल लॉस थे। दैट क्लियर? 320 यूनिट्स नॉर्मल लॉस थे। एक्चुअल लॉस आपको सवाल में गिवन है, एक्चुअल लॉस आपका नॉर्मल लॉस से कम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एबनॉर्मल गेन का सिनेरियो। याद रखिएगा किस तरीके से हमने वर्किंग करनी है, ये सारा आपका डोमेन है, इट्स योर डोमेन एंड योर जुलूम। तो आप अपनी मर्जी से, अब क्वांटिटी स्केड्यूल आपको मैंने कराया तो है, लेकिन क्वांटिटी स्केड्यूल इज सिंपली व्हाट, इट्स सिंपली वर्किंग। अब आपको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के लिए, अब जाहिर सी बात है जहां पे सर से कन्वर्जन वगैरह आ जाए, आपको यूनिट्स भी दिए हुए एंड ऑल, तो आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट उसी तरह से बनाएंगे कि यूनिट्स का कॉलम होगा और रुपीस का कॉलम होगा। तो लेट्स सी कि हमें उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। हमने डायरेक्ट मटेरियल डाला है 114000 और यूनिट्स कितने थे, 4000। क्लियर हो गई बात? जी बिल्कुल। अब नॉर्मल गेन आ रहा है 200 का। नॉर्मल रिजेक्शन एक्सपेक्टेड लॉस इज 320, और ये कैसे निकाला, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया, आउटपुट का 10%। तो इसमें इतने हैरान होने वाली कौन सी बात है, चलो बिल्कुल एबनॉर्मल गेन तो आ गया। अब ये बात समझ आ रही है? अब इसको आप नॉर्मल क्वांटिटी स्केड्यूल भी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एबनॉर्मल गेन क्वेश्चन। बेटा मुझे बात बताओ, जितना आपने यूनिट इनपुट किए थे, जितने आपने यूनिट्स इनपुट किए थे, उनके साथ 3 किस्से होंगे ना, उनके साथ 3 किस्से हुए। जो यूनिट्स इनपुट हुए उनमें से कुछ चले गए आउटपुट में, कुछ चले गए फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री में, कुछ रह गए इनकम्प्लीट, और कुछ आपके लॉस हुए। तो मैं अगर आपसे पूछूं, मैं लॉस की फिगर क्या लूंगी? मेरा इनपुट था 4000 में से एक्चुअली तो 120 लॉस हुए ना। तो अगर मैं ये माजरा लिखूं कि मेरे 4000 यूनिट्स के साथ हुआ क्या, मेरे 4000 यूनिट्स के साथ क्या हुआ, मैं अगर यहाँ पे 320 ले लेती हूँ लॉस, तो मुझे बात बताइए क्या मेरे इनपुट वाकई में 4200 था? एक्चुअल, मैं एक्चुअल इनपुट लूंगी ना, मैंने कितने यूनिट से अपना काम स्टार्ट किया, क्या मुझे बताएं 4200 ठीक आंसर है? नहीं ना, क्योंकि 320 का लॉस एक्चुअली तो नहीं हुआ ना, लॉस तो आपको कितना का हुआ है, 120 का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 4000 यूनिट्स इनपुट की अमाउंट है। नहीं जनाब, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस, अब इधर देखे ना, इंस्पेक्शन के बारे में क्या बात बोल रहा है, मैंने बात आपको रीड भी कर दी थी, उस टाइम बोल भी दिया था। क्या मैंने बोला था, यूनिट्स कंप्लीटेड और इंस्पेक्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, यहीं पे रुक जाएंगे। इंस्पेक्शन के टाइम पे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के बारे में पता चलेगा, है ना? क्लियर हो गई बात? इंस्पेक्शन के टाइम पे, इंस्पेक्शन हो कब रही है, इंस्पेक्शन हो रही है जब मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दोनों 100% कंप्लीट है। बात समझ आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आर 100% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स एज वेल एज कन्वर्जन कॉस्ट। ये जो 80% की बात बोल रहे, 80% तो कह रहा है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब बात समझ आ रही है? हाँ जी, क्लियर हो गई बात? और इसमें कोई मसला? अच्छा, इसको नॉर्मल क्वांटिटी, जो हम क्वांटिटी स्केड्यूल का अपना फॉर्मेट पढ़ते आए हैं, उसको उसमें भी डाल सकते हैं। कैसे? क्वांटिटी स्केड्यूल में आते हैं, क्वांटिटी स्केड्यूल में हम नॉर्मली किस तरह से चीजें लेके चल रहे होते हैं। ओपनिंग WIP तो आपका 0 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको सवाल में इनपुट की जरूरत है, इनपुट यूनिट्स आपके अननोन है, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में डाल दें, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में डाल दें। फिर क्या करते थे, यहाँ से लेस करते थे आउटपुट, है ना, -3200, लेस करते थे क्लोजिंग WIP -680, और क्या लेस करते थे, नॉर्मल लॉस माइनस करते थे, 320 का नॉर्मल लॉस माइनस किया। और अगर हम फॉर्मेट के हिसाब से चले तो एबनॉर्मल गेन कैसे आता था, नेगेटिव में, है ना, एबनॉर्मल गेन आता था नेगेटिव के अंदर। ये बात सबको समझ आ रही है ना? जरा वर्कआउट करें, ये कितनी अमाउंट बनती है 200 को, ऑब्वियसली बात है जब हम इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, यानी कि बाकी सबको हमने इधर लेकर आना है।
इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे, तो ये टोटल बनता है 4200, 4200 में से 200 माइनस करते हैं तो इनपुट की बैलेंसिंग फिगर आती है 4000। क्लियर होगी बात? और ये आपको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट के लिए जरूरत है यूनिट्स की। हाँ जी, शाहजेब कह रहे हैं, और मैम जब एबनॉर्मल गेन लॉस की कंप्लीशन की परसेंटेज नहीं दी हुई होती तब इंस्पेक्शन वाली परसेंटेज लेते हैं ना? जी बिल्कुल। नहीं तो बेटा यहाँ पे हमें एबनॉर्मल गेन या लॉस की कंप्लीशन की परसेंटेज गिवन ही नहीं है, नहीं गिवन, लेकिन हमें इंस्पेक्शन के बारे में बताया है ना कि इंस्पेक्शन का बेसिकली स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 100%। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ पे जो उसने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज 100%। तो आपको ये बात पता है कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन इज इक्विवेलेंट टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन, एक ही बात है। अगर आपको स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं दी हुई तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि भाई एबनॉर्मल गेन या लॉस कहाँ पे आया है, भाई स्टार्ट में आया है या एंड में आया है। तो वो नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि वो एंड में ही आया होता है, या वो क्वेश्चन में वैसे गिवन होता है, मतलब इस तरह से नहीं होगा। अगर कुछ ना गिवन हो तो हम अजम्पशन की बेसिस पे काम कर सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि या तो आपको एबनॉर्मल गेन या लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ होता है या स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन दिया होता है, तो दोनों आप कहेंगे इज द सेम थिंग फॉर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, और बताइए, पहले हमने सेकंड मेथड से एबनॉर्मल गेन या लॉस फाइंड करेंगे और फिर इनपुट के लिए फर्स्ट मेथड से। नहीं 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 नहीं, मैं अभी मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल में ये बनाई नहीं रही। फॉर एग्जांपल मैं ये क्वांटिटी स्केड्यूल बनाई नहीं रही, मैंने यही एक ही क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया। अब मैंने तो पहले बात बोली थी ना कि हमारे पास दो अननोन्स है, दो अननोन्स नहीं है, हमारे पास एक ही अननोन है। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल गेन तो हमें पता है, ठीक है। वरना पहले मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि पहले अब नॉर्मल गेन भी अननोन है, इनपुट भी अननोन है। वो मुझे ख्याल नहीं रहा क्वेश्चन में, तो उसने आपको एक्चुअल लॉस भी दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस भी दिया हुआ है, तो ये तो आराम से कैलकुलेट हो सकता है। क्लियर होगी बात? तो जब आपके पास एक ही अननोन है जो कि क्या है, इनपुट के यूनिट्स, तो आप आराम से इसको वर्कआउट कर सकते हैं। मैं इसी क्वांटिटी स्केड्यूल से काम कर रही हूँ, मैं ऊपर वाले फॉर्मूले से नहीं कर रही। चलें जी, ठीक है, चले। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 में कोई मसला? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? चलें जी, अब हम आते हैं सैटरडे को हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे क्लास वर्क नंबर 3, तो थोड़ा सा ऐसी बात है उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम कर क्या रहे थे। हम सिनेरियो 2 देख रहे थे जिसमें एडिशनल मटेरियल कॉस्ट इज एडेड विदाउट एनी चेंज इन यूनिट्स। तो ये मैं आपको क्लास वर्क नंबर 5 से याद है, मैंने कंपेयर करा के आपको बता दिया था कि एडिशनल मटेरियल अगर ऐड हो विदाउट चेंज इन यूनिट्स और एडिशनल मटेरियल अगर ऐड हो विद चेंज इन यूनिट्स, तो दोनों में क्या फर्क है। तो जाहिर सी बात है उसमें जो मटेरियल एडेड ड्यूरिंग द पीरियड है उसके आगे उन्होंने आपको फिर यूनिट्स भी दिए होंगे कि हमने ऐसा मटेरियल लगाया, जैसा फॉर एग्जांपल ये क्लास वर्क नंबर 5 पर आते हैं। क्लास वर्क नंबर 5 में वो क्या बता रहा है, प्रोसेस 2 की बात कर रहा है, और प्रोसेस 2 में कह रहा है मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 2, कॉस्ट भी दी हुई है और यूनिट्स भी दिए हुए हैं। तो ये सिनेरियो 2 फिर नहीं होगा, है ना, ये होगा सिनेरियो 3 जो हमने आज इंशाल्लाह पढ़ना है। ठीक है, तो हम करंटली जो सिनेरियो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास वर्क नंबर 3। क्लास वर्क नंबर 3 पर आते हैं और इसको जरा देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे सब्सिक्वेंट प्रोसेस में उन्होंने क्या बताई हुई है, एडेड मटेरियल्स ड्यूरिंग प्रोसेस 2 की सिर्फ रुपीज में अमाउंट दी हुई है। यूनिट्स को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें नजर आता है कि 10,000 यूनिट्स तो प्रोसेस 1 से ट्रांसफर हुए थे, 10,000 में से 1,000 यूनिट्स इनकम्प्लीट रह गए और बाकी 9,000 जो है वो ट्रांसफर हो गए। यानी कि हमने फर्दर ऐसा कोई मटेरियल नहीं लगाया जिससे हमारा अल्टीमेट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाए। क्लियर होगी बात? तो वो एग्जांपल हम दो तीन डिस्कस कर चुके थे कि ऐसा कोई मटेरियल था जो कि उन्हीं एग्जिस्टिंग 10,000 यूनिट्स पे ही लगना था। क्लियर होगी बात? उससे हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना नहीं था। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, तो हम क्लास वर्क 3 में हमने प्रोसेस 1 का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना लिया था। हमने एक नई बात इसमें क्या पढ़ी थी कि प्रोसेस 2 के लिए एक नया कॉलम डालेंगे, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 जिसका नाम होगा।
तो इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 है, न्यू मटेरियल का कॉलम है और कन्वर्जन कॉस्ट। तो जाहिर सी बात है प्रोसेस 1 के लिए तो ये टोटली नॉट एप्लीकेबल है ना। ये जी जनाब सिनेरियो 2 चल रहा है, सैटरडे को हम सिनेरियो 2 स्टार्ट कर चुके थे। तो प्रोसेस 1 में कोई इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको नॉट एप्लीकेबल कर दिया। प्रोसेस 2 में इसका काम आएगा। रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जी आपने, अच्छा क्वेश्चन में फीफो या वेटेड एवरेज का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना प्रोसेस 1 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ना प्रोसेस 2 में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। तो एंटायरली एक ही बैच है जिसके साथ आपने, जिसमें से आपने आउटपुट भी करना है, जिसमें से आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी होगा, और जिसमें से कोई लॉसेस वगैरह होने हैं तो वही उसी एक बैच में से होंगे। और वो बैच कौन सा है? इनपुट ड्यूरिंग द पीरियड। क्लियर हो गई बात? ठीक है जनाब, दोनों प्रोसेसेस में तो कोई फीफो या वेटेड एवरेज का मसला है ही नहीं। यहाँ पे होता भी तो आपको पता है कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। तो जब आपका फीफो होता है तो कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो होगा नहीं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम अपना काम किससे स्टार्ट करेंगे? स्टार्टेड यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स से, ठीक है। तो क्वेश्चन में उसने आपको बताया हुआ है, मैं प्रोसेस 2 की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रोसेस 2 में आपने कितने यूनिट्स कंप्लीट करके ट्रांसफर किए? 9000। ऑब्वियसली बात है विद रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉम इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 100% काम कंप्लीट था। जो न्यू मटेरियल आपने लगाया उसके ऊपर भी आपने 9000 यूनिट्स पे सारा काम कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और कन्वर्जन कॉस्ट में भी सारा 9000 यूनिट्स पे काम कंप्लीट कर लिया था। फिर हम आते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का उसने आपको बता दिया है कि क्या आपका रेशियो है 50% कंप्लीट। 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट ओनली, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नया मटेरियल है वो भी आप स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं, ठीक है, 100% लगा चुके हैं। और इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 तो हमेशा 100% कंप्लीट होगा ही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर होगी बात? तो जब हमने, बल्कि सॉरी, इधर न्यू मटेरियल का क्या था? एडेड मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। सॉरी, उल्टा मैंने कह दिया, एडेड मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो इधर क्या होगा? हमारे जो वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स है वो अभी तक 50% कंप्लीट है, यानी कि उनपे नया मटेरियल ऐड नहीं हुआ हुआ। क्लियर होगी ना बात? ये उल्टा हिसाब है, ठीक है। तो न्यू मटेरियल में हमने 0% काम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी सिर्फ और सिर्फ 50% कंप्लीट है। इज दैट क्लियर? तो 50% कंप्लीट है, इसका मतलब है कि वो अभी एंड ऑफ द प्रोसेस पे पहुंचा ही नहीं है। एंड ऑफ द प्रोसेस नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है नया मटेरियल लगा ही नहीं। ये बात क्लियर होगी सबको? तो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट ये 50% कंप्लीट है। विद रिस्पेक्ट टू इनपुट फ्रॉम P1 हमेशा 100% कंप्लीट होगा। और न्यू मटेरियल का तो हमें समझ में आ गई कि वो ऐड हुआ ही नहीं है, तो हमने सेकंड प्रोसेस के बे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल ली, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब आपको मेन रिक्वायरमेंट क्या है? यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। तो उसके लिए अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट पर आ जाते हैं ना। चलें जी, पहले हम ऑब्वियसली बात है प्रोसेस 1 को सॉल्व करेंगे और फिर बारी आएगी किसकी? प्रोसेस 2 की, ठीक है जनाब। चलें जनाब, प्रोसेस 1 पर आते हैं। कॉस्ट पर यूनिट अब किस तरह से कैलकुलेट होगा? उसी तरह से अब भी आपके पास 3 कॉलम्स होंगे। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, अच्छा प्रोसेस 1 में तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 को हम दोबारा NA कर देंगे ताकि हमारे पास 3 ही कॉलम्स हो जो कि आगे कवर हो, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो। या अगर आप चाह रहे आप प्रोसेस 1 का काम करते हुए आप सिर्फ क्या लें? मटेरियल्स लें और कन्वर्जन कॉस्ट लें। क्लियर होगी बात? आप इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 ले ही ना कॉलम, ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना हो। प्रोसेस 1 में इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 नाम की कोई चीज नहीं होगी, ये बिल्कुल सिंपल तरीन सिनेरियो है। कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई था ही नहीं, तो हमारे पास क्या होंगी? कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। तो कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल की कितनी है? हम प्रोसेस 1 की इंफॉर्मेशन पर आ जाते हैं। मटेरियल एडेड ड्यूरिंग द पीरियड है 70,000, कन्वर्जन कॉस्ट है 48,000। तो इसको लिख लेते हैं, सिंपल हो गया। 70,000 48,000। आपको कोई कन्वर्जन कॉस्ट के लिए FOH के लिए अप्लाइड का रेट वेट दिया हुआ नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई ये अप्लाइड की फिगर है इसमें, ठीक है जी। दैट्स इट। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड इसको किससे करना है?
इक्विवेलेंट यूनिट से, है ना, इक्विवेलेंट यूनिट से आपने इसको डिवाइड करना है। तो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं? 10,000। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया। मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 14,000 और कन्वर्जन कॉस्ट से रिलेटेड प्रोसेस 1 के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं 12,000। तो जरा हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। ₹5 और ₹4। ठीक है, एक काम करते हैं, बेहतर है कि पहले आप प्रोसेस 1 का सारा काम कंप्लीट कर लें, फिर प्रोसेस 2 पर आए। ठीक है, तो प्रोसेस 2 का हमने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स तो निकाल ही लिए, साथ ही अब बेहतर ये होगा क्योंकि आपको जो प्रोसेस 1 से इंफॉर्मेशन निकलेगी ना वो आपको प्रोसेस 2 के लिए जरूरत होगी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के लिए। तो हम पहले कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोसेस 1 का, और आप पहले कैलकुलेट कर लें क्या स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी बना लें। किसका? प्रोसेस 1 का ही। ठीक है, क्योंकि इसमें जो हम फिगर कैलकुलेट करेंगे ना आउटपुट की, वो हमें जरूरत होगी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन की फॉर प्रोसेस नंबर 2। वो भी इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन पर आते हैं। तो इसी तरह से करेंगे, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। कैसे होता था? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड में नहीं जी, लंबा नहीं होगा, यही काम करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं लगते दोबारा से हेडिंग्स डालने में। हेडिंग का ही मसला है ना, एक ही हेडिंग में सारा काम मुक जाए, कोई बात नहीं, 2 टेबल्स बना ले, कोई मसला नहीं। ठीक है, जरूरी है इस वजह से। अगर टाइम सेव करना होता, वरना इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है, आप आगे जाके मतलब स्टम्प हो सकते हैं कि अल्लाह ये क्या हो गया, मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं है प्रोसेस 1 की। तो उसको उससे बचने के लिए बेहतर है कि पहले प्रोसेस 1 को ही सॉल्व कर लेते हैं और फिर प्रोसेस 2 पर आते हैं। ठीक है, चलें जी। तो अब क्या हिसाब किताब है? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस है 10,000। ठीक है जी, तो 10,000 यूनिट्स क्या होगा? 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्या करते थे कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड में? मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट के कॉस्ट पर यूनिट ले लिए। क्लियर हो गई बात? हाँ जी, इज दैट क्लियर? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 4 यानी कि 90,000 रुपीज आपके पास हो गया यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड का। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लेते हैं? क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में हम बात करते हैं मटेरियल की और बात करते हैं किसकी? कन्वर्जन कॉस्ट की। तो कितने यूनिट्स थे? 4,000 यूनिट्स थे, 50% कंप्लीट थे विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन। तो इसका मतलब है मटेरियल में वही 4,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 5, और कन्वर्जन कॉस्ट में 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। इज दैट क्लियर? इधर तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। प्रोसेस 1 में तो अब हम माशाल्लाह से चीते तरीन हो गए, बहुत हमें आसानी होगी। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी आपका बन गया। ठीक है, दैट्स इट। प्रोसेस 1 का काम खत्म। प्रोसेस 1 के अंदर रिक्वायर्ड में वो पूछ रहा था कि जी यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सॉल्व हो गए विद रिगार्ड्स टू व्हाट? विद रिगार्ड्स टू प्रोसेस नंबर 1। ठीक है, तो आप इसको पार्ट ए का हम आंसर अलग लिख लेंगे, पार्ट बी को मतलब अपने एग्जामिनर को जरा तसल्ली देने के लिए कि हम ऑर्डर में ही जवाब दे रहे हैं, हम जरा स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर्मेट का, ठीक है, उसका, ठीक है, आंसर का। चले आगे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के बाद अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? कॉस्ट पर यूनिट की अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं किसके? प्रोसेस 2 के, है ना। प्रोसेस 2 का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप बना चुके हैं। आइडियली वो उस टाइम ना बनाए जब प्रोसेस 2 का काम कर रहे होंगे, तो प्रोसेस 2 का इकट्ठा बना ले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कोई मसला नहीं, वो बल्कि ज्यादा बेहतर है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब कॉस्ट पर यूनिट पर आते हैं प्रोसेस 2 के। तो अब आपको याद रखना है कि अब प्रोसेस 2 के अंदर एक और कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट आ गया, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1। ये एक अलग कॉस्ट ऐड हो रही है ना। प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 की जो कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड हो रही है, एक तो ये चीज हो गई। फिर आपने जो नया मटेरियल लगाया था उसकी कॉस्ट अलग है और कन्वर्जन कॉस्ट अलग है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, स्टडी टेक्स्ट में और पैक क्वेश्चन बैंक में आपको इनपुट फ्रॉम P1 नाम का कोई कॉलम नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि इनपुट फ्रॉम P1 और न्यू मटेरियल को उन्होंने मर्ज किया हुआ है, दोनों मटेरियल के सेंस में, है ना, ये दोनों क्या है? ये दोनों मटेरियल के ही कॉलम है।
ठीक है ना बात। हम इसको सिंपली स्पीकिंग हम क्या कहते हैं कि भाई इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन जो है वो अब मटेरियल की जगह इस्तेमाल होगा। सिनेरियो वन में हमने ये लिखा था ना, तो वो उन्होंने ये किया हुआ है कि भाई दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कोइंसिडेंटली सेम निकल रहे हैं, तो हमें दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं, हम एक ही कॉलम बना लेते हैं उनका। तो आपने अलग अलग ही करना है, ठीक है। आप अपना फाइनल आंसर मैच करेंगे पीछे से, दैट्स इट। ठीक है जनाब। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन आ गया, न्यू मटेरियल आ गया। अब जरा हम कॉस्ट पर यूनिट पर आते हैं। जी जनाब, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो कोई है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता भी, और ये होता वेटेड एवरेज में लेते हैं ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का आइडियली क्वेश्चन में अनलेस मेंशन्ड ना हो, अगर तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में सिर्फ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट के अंदर जो ब्रेकअप है उसका, उसमें मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है, तो इनपुट फ्रॉम प्री वन में नहीं लेंगे कुछ भी, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल लेंगे अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इस तरह से मेंशन्ड हो। किस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, वो एंड पे बल के कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर वेटेड एवरेज हो तो किस तरह से करेंगे, ताकि चीजें हमारे सामने क्लियर है। मोहसिन ये बात मैं रिपीट करती हूँ, अभी हम फीफो नॉर्मल उसे कर रहे हैं, फीफो ऐप तो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। क्या होगा, हम किससे स्टार्ट करते हैं फिर, कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द मंथ। हाँ जी, क्या लेंगे, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन के कॉलम में क्या लेंगे, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन की कॉलम में क्या लेंगे। इत्तेफाक से इन्होंने प्रोसेस टू के अंदर देखें ये फिगर भी दी हुई है, ये क्या है, ये फिगर है 90,000। तो अगर तो ये सवाल में ना गिवन होती तो तब तो हमें हर हाल में पहले कैलकुलेट करनी पड़ती ना, ठीक है। तो हमने करंट मंथ में कितने यूनिट्स, कितने वर्थ ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर किए प्रोसेस वन से, वो किए प्रोसेस टू में, यानी कि लगाया कितना, 90,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे तो इसने लाइन दी भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन, लेकिन हर सवाल में ऑब्वियसली बातें नहीं देगा, इसीलिए मैंने आपको कहा कि फिर आप पहले प्रोसेस वन पूरा कंप्लीट करें, फिर प्रोसेस टू के ऊपर आए, ठीक है। तो आपको इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन के लिए ये फिगर कहां से मिलेगी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से मिलेगी प्रोसेस नंबर वन के। क्लियर हो गई बात। न्यू मटेरियल की कॉस्ट उसने दी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 36,000 रुपीज, तो हम 36,000 इधर लिख देते हैं। और कन्वर्जन कॉस्ट उसने दिया हुआ है 57,000 रुपीज, तो 57,000 इधर लिख लेते हैं, सिंपल हो गया। अब आपके पास क्या आ रहा है, कॉस्ट पर यूनिट के लिए, सॉरी आपको पहले क्या चाहिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट यूनिट्स हम लोग ऊपर से ले लेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से। तो 10,000 यूनिट्स न्यू मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस वन के, न्यू मटेरियल के 9,000 और कैरिंग कॉस्ट के 9,500, ठीक है। और हमने तीनों कॉलम्स को अलग अलग रखना है। यहाँ पे न्यू मटेरियल और इनपुट फ्रॉम पी1 के यूनिट्स भी अलग अलग है। चले जी, अब क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। जी बेटा मैं शाहरुख यही कह रही हूँ ना, नहीं जनाब यही 90,000 है। आपका आंसर चेक हो गया, आपका एक किस्म का आंसर भी चेक हो गया कि जो स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में मैंने यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड की कॉस्ट निकाली वही यहाँ पे भी गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, ठीक है। आइडियली गिवन नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनर यही तो टेस्ट कर रहा है। आगे चलते हैं, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। जी बात सबको समझ आ रही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को। 90,000 ओवर 10,000, ये 9 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, अब हम प्रोसेस 2 पे आप पहुंच चुके हैं, प्रोसेस 2 से भी गुजर चुके हैं। तो मुझे बात बताइए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि प्रोसेस 1 के एंड पे एक कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट कितनी है, प्रोसेस 1 के एंड पे, प्रोसेस 1 की सारी कॉस्ट वगैरह लगने के बाद जब मेरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो मेरी कॉस्ट कितनी होती है उस यूनिट की, वो होती है 9 रुपीज। वेरी गुड, 5 + 4। अब जरा इधर आ जाए, प्रोसेस 2 कंप्लीट होने के बाद मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ 1 कंप्लीटेड यूनिट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस 2 कितनी है, 19 है ना। ये जो 10 रुपए का इजाफा हुआ है, ये 10 रुपए का इजाफा किधर हुआ है, ये आपके प्रोसेस 2 में हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये रेट सेम आ रहा है ना, 9 रुपीज आ रहा है। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 9 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमने कॉस्ट डाल दी प्रोसेस 2 के अंदर,
और फर्दर कितनी कॉस्ट लग रही है, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लग रही है। क्लियर होगी बात। तो अब अगर आपसे प्रोसेस 2 के एंड पे कोई खड़े होकर पूछता है कि भाई आपके टू डेट कितनी पर यूनिट कॉस्ट है, तो आप कहेंगे 19 रुपीज। वेरी गुड, दैट्स इट। आगे चले, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बना लेते हैं इसी का। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन आपका बनेगा प्रोसेस 2 का। बहुत आसान हो गया। हम कैसे करेंगे कंप्लीट, इसको करेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। आगे कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट करके ट्रांसफर किए हैं वो जरा देख लेते हैं। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड है फ्रॉम टू फिनिश गुड इन्वेंट्री है 9000, ठीक है, लिखा है गिवन यहाँ पे। तो हम क्या कर देंगे, 9000 मल्टीप्लाइड बाय 19 है ना, और ये 19 कैसे आया, उसी तरह से 9 + 4 + 6। इज दैट क्लियर? तो 9000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 19। आई होप मुझे 19 की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सबको समझ आ गई है। हम वैसे भी यही करते हैं, ब्रैकेट में दोनों जितने भी रेट्स के होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, राइट। तो अभी आपके पास 3 रेट्स है, 9000 × 19। फिर उसके बाद अगला आइटम क्या है, अगला आइटम है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में वही मटेरियल और WIP। तो क्या हिसाब किताब था, वो भी 50% कंप्लीट था। और आपके पास जो मटेरियल है, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं एक मिनट, इसमें हमने एक चीज मिस आउट की है, ये भी तो मिस आउट किया है। अच्छा, प्रोसेस 1 में तो ऐसा कोई नहीं था ना, हाँ ठीक है। इसमें हमने एक चीज मिस आउट की है, इधर आ जाए। इसमें हमने क्या चीज मिस आउट किया है, प्रोसेस 2 में हमेशा हर जगह क्या आएगा, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 भी तो आएगा, ठीक है। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन में भी अब 3 कैटेगरीज है, ठीक है जनाब। एक हो गया इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, एक हो गया मटेरियल, एक हो गया WIP। चलें जी, ये हमारे पास कहां से इंफॉर्मेशन आएगी, ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से आएगी। तो हम प्रोसेस 2 में देख रहे हैं, प्रोसेस 2 में हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 3 कैटेगरीज है। तो नीचे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन भी डिटो सेम होगा। क्लियर हो गई बात? तो जरा देखते हैं, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 जिसकी थी 9 रुपए पर यूनिट, उसके 1000 यूनिट्स कंप्लीट हैं प्रोसेस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ आ रही है? तो आपके पास 1000 यूनिट्स कंप्लीट है 9 रुपीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मटेरियल के अंदर 0 है ना, मटेरियल के अंदर कितना हो गया, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में आपने न्यू मटेरियल के ऊपर कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो ऐड होना है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस में अब आपके पास कितने बच गए, 500 यूनिट्स आपके पास वर्क इन प्रोसेस में, सॉरी WIP नहीं, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में आपके पास कितने यूनिट्स हैं, 500, और उसका रेट पर यूनिट कितना है, 6 रुपये पर यूनिट। बात समझ आ रही है? 19 कैसे आया, 9 + 4 + 6। हाँ जी, ये बात समझ आ गई ना, 500 × 6। तो हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है, वो बनती है 12,000 रुपए जी। न्यू मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, क्यों, हाँ न्यू, फैसल, न्यू मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, और पिछले प्रोसेस की भी तो कॉस्ट ऐड होगी ना। प्रोसेस 2 से जब कोई यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें एक तो कॉस्ट होगी जो प्रोसेस 1 की डली हुई है, बाकी 2 कॉस्टें नई इस करंट प्रोसेस में जो डली है वो होगी। तो 19 रुपीज में क्या आ जाएगा, पिछले प्रोसेस की, जी मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ ना। आपने सिर्फ कहा है कि न्यू मटेरियल की कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऐड होगी, 3 चीजें ऐड होंगी, प्रोसेस 1 का कॉस्ट पर यूनिट, न्यू मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, कैरिंग कॉस्ट, तीनों ऐड होंगी। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन अब हमने प्रोसेस 2 का भी बना लिया। प्रोसेस 2 में 9000 यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, टोटल कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट है 19 रुपीज, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। और 1000 यूनिट्स के साथ क्या हो रहा है कि वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रोसेस 2 क्लोजिंग में देखकर सिनेरियो 3 भी समझ आने लग गया। अच्छा जी, चले ठीक है, गुड हो गया। साइम, क्लोजिंग में मटेरियल ऐड क्यों नहीं होगा, इधर देख लेते हैं। पहली बात तो ये, उसने वो क्या कहा है कि जो नया मटेरियल है दे आर इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। क्या मतलब हुआ इसका, न्यू मटेरियल ऐड होना है जब आपकी
मटेरियल जब आपका 100% प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, है ना, यही बात है ना, 100% सारा काम जब खत्म हो जाएगा तो एंड में नया मटेरियल ऐड होना है, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा हम आते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें ना। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो अभी 50% कंप्लीट है, वो अभी अपने एंड ऑफ द प्रोसेस पे पहुंचा ही नहीं है, तो क्या मटेरियल ऐड होगा? नहीं। कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में तो कह रहे हैं कि वो तो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेसिंग होता रहता है, प्रोसेस जो है वो ऐड होता रहता है, तो कन्वर्जन कॉस्ट का तो हम 50% ले लेंगे। लेकिन जो न्यू मटेरियल है ना, न्यू मटेरियल एक ही दफा ऐड होना है, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस बिट्स एंड पीसेस में ऐड नहीं होगा, वो एक ही दफा ऐड होना है और वो होना है एंड ऑफ द प्रोसेस पे। और हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अभी सिर्फ 50% कंप्लीट है, इसका मतलब हमने नया मटेरियल लगाया ही नहीं। तो क्या नए मटेरियल की कॉस्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बनेगी? नहीं जनाब, बनेगी नहीं। इज दैट क्लियर? तो पार्ट ए और पार्ट बी के तो आंसर आपके निकल आए। अब आप इसको किस तरीके से आंसर कर लें, ए आप डालें, ठीक है, और आप कर दें कि जी इसमें जो प्रोसेस 1 का आंसर है वो कितना है और इसमें प्रोसेस 2 का आंसर कितना है, ऊपर से फिगर निकाल लें किस चीज की, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स की, आउटपुट की। और आंसर बी में भी इसी तरह से कर लें कि जी प्रोसेस 1 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है और प्रोसेस 2 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है। चाहे तो इस तरह कर लें, चाहे तो रहने दें इस तरह से, ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप एग्जामिनर को ये ऊपर एक किस्म की सारी वर्किंग्स हो जाएंगी। प्रोसेस 2 में आने वाली कॉस्ट उस टाइम तक की टोटल कॉस्ट पर यूनिट होगी। जी जनाब, और जो कॉस्ट सिर्फ प्रोसेस 2 में लगी वो ₹10 पर यूनिट। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आसिफ, जो सिर्फ प्रोसेस 2 की कॉस्ट है वो है ₹10 पर यूनिट, ₹4 एडिशनल मटेरियल के और ₹6 किसके, कन्वर्जन कॉस्ट के। जो ₹9 है वो ₹9 तो पिछले प्रोसेस के हमने एड ऑन करने हैं ना। अब अगर प्रोसेस 3 होता तो प्रोसेस 3 में प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 की मिला के ₹19 कैरी फॉरवर्ड होनी थी, और फॉर एग्जाम्पल एडिशनल उसमें ₹20 लगने थे फॉर एग्जाम्पल एडिशनल। तो प्रोसेस 3 कंप्लीट होने के बाद हम क्या कहते हैं, जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है टोटल वो अब हो गई 19 + 20 यानी कि 39 अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें हम क्या कहते हैं, ₹19 तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के हो गए कॉस्ट जो है, और एडिशनल जो ₹20 है वो कॉस्ट है प्रोसेस 3 की। तो टोटल कितनी हो गई कंप्लीटेड यूनिट की? फिर क्या हम कहेंगे, कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट है प्रोसेस 3 के बाद वो है ₹39 पर यूनिट। नहीं जनाब, अभी भी 3 कॉलम ही बनेंगे बेटा, उसमें फिर आ जाएगा इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 2 हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 3 भी होता है ना, अब देखो प्रोसेस 1 की चीज आपने प्रोसेस 2 में बिल्ड कर दी ना, बात समझ आ रही है? इधर देखें, फिर ये फिगर जानी थी ना, ये फिगर ट्रांसफर हो रही है प्रोसेस 3 में। अब अगर प्रोसेस 3 होता तो बात समझ आ रही है, 1,71,000 में आपने प्रोसेस 1 की भी फिगर डाल दी है, प्रोसेस 2 की भी कॉस्ट डाल दी है, तो अब ये दोनों अब एक ही चीज बन गए हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोसेस 3 होता तो प्रोसेस 3 का इक्विवेलेंट यूनिट्स का क्या कॉलम बनता, इनपुट फ्रॉम P2 न्यू मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, और इनपुट फ्रॉम P2 में हम क्या लेते हैं, इनपुट फ्रॉम P2 में हम कॉस्ट क्या लेते हैं, हम कॉस्ट लेते हैं 1,71,000। तो 1,71,000 बेसिकली P1 भी है P2 भी है, तो अब वो एक ही कॉलम, अब एक ही चीज बन गई वो, ठीक है। चले, दैट्स इट। आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट एंड प्रोसेस 2 अकाउंट बन जाएगा। क्लास वर्क नंबर 3 का पार्ट सी आपने सॉल्व करना है। सारी कैलकुलेशंस तो हम कर चुके हैं, अब आपने सिर्फ उनको टी अकाउंट में डालना है। तो क्लास वर्क नंबर 3 का पहला होम असाइनमेंट फॉर टुडे हो गया क्लास वर्क 3 का पार्ट नंबर सी, ठीक है। ये 2 मिनट का काम है, क्लास के बाद आपने बैठे रहना है, अगर तो ऑर्डर की क्लास नहीं है लेकिन मैं से होगी राइट, तो और आपने क्या करना है, ये वाला सिनेरियो सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। अच्छा जनाब, अब मैं आपके सामने जल्दी से लेकर आ रही हूँ, हमने सिनेरियो 2 के अंदर क्या चीजें पढ़ ली, क्या रूल्स हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला रूल तो हमने यही फॉलो करना है कि भाई अब आपने हर जगह पे 3 कैटेगरीज में काम करना है, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट,
खत्म हो गया। अब क्या होगा, इनपुट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, न्यू मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। इज दैट क्लियर? सब्सिक्वेंट प्रोसेसेस में अगर नया मटेरियल लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि यूनिट्स भी बढ़ रहे हैं। जी जनाब, इज दैट क्लियर? पहला काम तो ये हो गया। अब हम जरा रूल्स पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर क्या करना होता है। पहली बात तो ये, ओपनिंग यूनिट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तभी आएंगे अगर हम फीफो इस्तेमाल करते हैं, है ना। वेटेड एवरेज अगर होता है तो वेटेड एवरेज में हम क्या, किससे काम स्टार्ट करते हैं, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, जिसमें ओपनिंग WIP एंड स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड को मिक्स कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फीफो अगर होगा तभी सिर्फ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की हेडिंग डलेगी, किसमें, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है ना बात? तो क्या होगा, यूनिट्स अब हम क्या लेंगे, यूनिट्स विल बी शोन इन द स्टेटमेंट एज फॉलोज। प्रोसेस 1 के लिए 0 यूनिट्स होंगे, जो इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 है ना, उस कॉलम में 0 यूनिट्स होंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के, बिकॉज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के सिनेरियो में वो इररेलेवेंट है। ज्यादातर सिनेरियोज में वो हम कहेंगे कि वो इररेलेवेंट होगा। अब रेलेवेंट कहाँ होगा वो भी मैं आपको बात समझा देती हूँ। इज दैट क्लियर? तो क्या हिसाब किताब हो रहा है, इधर आ जाए, मैं आपको इसको यहाँ से दिखा देती हूँ। हमने जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन किया, देखें प्रोसेस 2 में पहली बात ये कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था। अगर होता तो हम यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लिख के यहाँ पे लिख देते 0 या नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, वजह क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जनाब, तो 0 आएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोसेस 1 के अंदर, अनलेस इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी दी हुई। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम में, न्यू मटेरियल के कॉलम में हम क्या लेते हैं, 100% लेते हैं if stage of completion is less than stage of addition of new material, and 0% लेते हैं if stage of completion is greater than stage of addition of new material। क्या मतलब हुआ इसका, इसी सवाल के ऊपर आते हैं, प्रोसेस 2 के ऊपर आते हैं। अच्छा पहली बात तो ये कि यहाँ पे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं ना, मसला ये है। तो मैं ये आपको एग्जाम्पल बना के अब इसको सॉल्व करवाती हूँ। अभी सिर्फ इसको सिर्फ रीड कर लें, कॉपी अभी ना करें। मैं इसको जो है ना अपलोड कर दूंगी LMS पे हैंड आउट बना के। ठीक है, एंड में, कब एंड पे, सिनेरियो 3 भी डिस्कस करने के बाद। न्यू मटेरियल के केस में ये हो गया और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर हो गया एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब क्या मतलब है इस चीज का, अब जरा एग्जाम्पल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नहीं था ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलें जी, फॉर एग्जाम्पल, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है फॉर एग्जाम्पल 4000 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा जी, फिर आपको उन्होंने क्या दी हुई है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, अच्छा जो आपको कॉस्ट दी हुई होती है ना, ज्यादातर वो दी हुई होती है मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के केस में। ठीक है, ऐसे करके दी होती है, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल मटेरियल लगा हुआ है जी उसमें 1.3 मिलियन का, और कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई है फॉर एग्जांपल 2 मिलियन की। यहाँ पे हम प्रोसेस 2 की बात करें, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोसेस 2 की बात करें तो प्रोसेस 2 में इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 की यहाँ पे कॉस्ट उसने नहीं दी हुई, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 के लिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इररिलेवेंट है, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो आपको बता रहा है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में, वो आपको बता रहा है कि वो 60% कंप्लीट है, ये भी बता दिया विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट ओनली, है ना। ऑब्वियसली बात है 100% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स इन केस नथिंग इज मेंशन्ड। अब आगे वो कह देता है अच्छा जी, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गई।
प्रोसेस 2 का उसने बता दिया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है 4000 यूनिट्स। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट उसने बता दी और इसमें हमने क्या नोट किया है कि इनपुट फ्रॉम P1 की अलग से कॉस्ट नहीं बताएगी। उसने बता दिया है कि जी अब ऐसी बात है जो प्रोसेस 2 में वर्क इन प्रोसेस है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, जो प्रोसेस 2 में वर्क इन प्रोसेस है महीने के पहले दिन, उनके ऊपर तो प्रोसेस 1 कंप्लीट हो चुका होगा ना, तो यानी कि उन यूनिट्स पे भी तो आनी चाहिए ना, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 की कॉस्ट अलग आनी चाहिए, प्रोसेस 1 की कॉस्ट अलग दी हुई, लेकिन यहाँ पे नहीं दी हुई। अज्यूम कर रहे हैं कि भाई उन्होंने नहीं दी हुई, उन्होंने मटेरियल में जो अमाउंट डालनी थी ना वो डाल दी है। क्लियर होगी बात? तो बेसिकली मटेरियल के अंदर क्या क्या आ रहा है कि जो प्रोसेस 1 के अंदर हमने यूनिट्स के ऊपर मटेरियल लगाया था प्लस जो हमने प्रोसेस 2 में इन यूनिट्स के ऊपर मटेरियल लगाया था, उनकी टोटल दी हुई है फिगर 1.3 मिलियन। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? कन्वर्जन कॉस्ट जो है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में लगा हुआ है महीने के ओपनिंग डेट तक 2 मिलियन रुपीज। अब आपको क्या करना है, पार्ट ये हम देख रहे हैं व्हेन प्रोसेस इज 40% इज कंप्लीट। मटेरियल कब ऐड होता है? मटेरियल ऐड होता है जब 40% कंप्लीट हो। तो अगर मटेरियल आपका 40% कंप्लीट होने पे ऐड होता है तो जरा इधर देखेंगे, यूनिट्स ऐसे होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, परसेंटेज इनपुट फ्रॉम P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? हम क्या करते हैं, अब हमने फीफो फॉलो करना है, तो हम कैसे अपना स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस क्या होगा, इनपुट फ्रॉम P1 न्यू मटेरियल, हर चीज में अभी कैटेगरी करनी है ना, और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में हम इन तीनों कैटेगरीज में जा रहे हैं। मसला क्या है, मसला ये है कि इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 का अलग से उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ हमें विद रिगार्ड टू वर्क इन प्रोसेस, तो हम सारा का सारा काम किस में करेंगे, न्यू मटेरियल में काम करेंगे। अब मुझे जरा बताइए न्यू मटेरियल के हिसाब से कितना कंप्लीट है हमारा वर्क इन प्रोसेस। जी अब हम जरा देखते हैं, हमारा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट है और न्यू मटेरियल ऐड होता है जब प्रोसेस 40% कंप्लीट हो। तो मुझे एक बात बताइए, मटेरियल पिछले महीने ही लग गया 100%। वेरी गुड, तो इसका क्या मतलब है, हमने करंट मंथ में 0% करना है। इज दैट क्लियर? है ना? अब जरा इसको देखते हैं, अब इसको जरा एनालिसिस करते हैं, क्या मतलब हुआ इसका। अगर हम इसको जरा डिटेल में देखें तो इधर देखें, हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, 60%। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, हमारा वर्क इन प्रोसेस कितना परसेंट कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है। दिस इज ग्रेटर देन न्यू मटेरियल की स्टेज विच इज व्हाट 40%। ठीक है, तो जब आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन ज्यादा हो न्यू मटेरियल की स्टेज से, तो हम क्या कहेंगे, पिछले महीने ही सारा का सारा नया मटेरियल लग चुका होगा प्रोसेस 2 का इन वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स पे। क्लियर होगी बात? तो करंट मंथ में हमने न्यू मटेरियल का कुछ नहीं करना, लगाना ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं कि 60% कंप्लीट है, तो करंट उसमें मंथ में हमने रिमेनिंग 40% काम करना है। इज दैट क्लियर? क्लियर नहीं हुआ? अच्छा जी, मैं दोबारा बता देती हूँ। प्रोसेस 40% जब कंप्लीट होता है तो नया मटेरियल ऐड होता है, ये पहली अजम्पशन है हमारी। ठीक है, प्रोसेस जब 40% कंप्लीट होता है तो फिर हमने नया मटेरियल लगाना होता है। अच्छा जी, जो हमारे पास प्रोसेस 2 के ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो कितने परसेंट कंप्लीट हो गए, यानी कि वो पिछले महीने हमने शुरू किए थे प्रोसेस 2 के अंदर, है ना। प्रोसेस 2 के अंदर हमने उनको प्रोसेस 1 से ट्रांसफर किया, प्रोसेस 2 में डाला, और ये कब डाला हमने, पिछले महीने डाला। पिछले महीने इन पे प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो गई। करंट मंथ के शुरू पे जब हम खड़े होकर चीजें देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि ये यूनिट 60% कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इनका 40% वाला जो लेवल था जिस पे आके नया मटेरियल लगना था वो तो पिछले महीने ही लग चुका है ना। बात समझ आ रही है ना? नया मटेरियल 40% कंप्लीशन पे लगना होता है। ठीक है जनाब, और ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो अभी 60% कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ये 40% कंप्लीट हो गए थे पिछले महीने।
तो पिछले महीने इन पे नया मटेरियल लग गया था, तो क्या करंट मंथ में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम यही कर रहे होते ना कि करंट मंथ में कितना काम करना है या किया, राइट? तो करंट मंथ में क्या हमने मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम करना है? नहीं, क्योंकि 100% काम पहले ही हो चुका है। अगले 40% क्या है? अगला 40% थोड़ी है बेटा, पूरा प्रोसेस है ना। अब मैं आपको कहूं कि 4000 यूनिट्स पे मैंने प्रोसेस शुरू कर दिया, 60% मेरा काम कंप्लीट हो गया था पिछले महीने, रिमेनिंग 40% काम कंप्लीट होगा अगले महीने, ठीक है? अब जब मैं मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ तो मटेरियल तो 40% जब आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है तब लग जाता है, एक ही दफा लगता है सारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4000 यूनिट्स पे पिछले महीने नया मटेरियल लग चुका है, ठीक है? अब रिमेनिंग जो 40% प्रोसेस करंट मंथ में होना है उसमें नया मटेरियल थोड़ी लगेगा, ठीक है? अब जो करंट रिमेनिंग काम होना है ना 40% का करंट मंथ में, उसमें मटेरियल का कोई काम लेना देना नहीं है, मटेरियल का कोई काम नहीं है। अब बात समझ आई? आगे कन्वर्जन कॉस्ट में, हाँ रिमेनिंग हमने 40% काम करना है तो वो 1600 चला गया, ये आपके पास आ गया, ठीक है? तो हमने यही रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है कि अगर आपका, ये मैं ऊपर कॉपी कर रही हूँ जहां मैंने रूल्स लिखे हैं, ठीक है? जी, ये क्या लिखा है मैंने? 0% लेंगे, क्या लेंगे? 0% लेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज ग्रेटर देन स्टेज ऑफ एडिशन ऑफ न्यू मटेरियल। लॉजिक से चलना है, लॉजिक से चलना है, और लॉजिकली स्पीकिंग आपको बात समझ आ गई है, ठीक है जनाब? क्योंकि उसका जो जिस लेवल पे न्यू मटेरियल लगना था वो लेवल गुजर चुका है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अब बढ़ चुका है। इज दैट क्लियर? जिस लेवल पे न्यू मटेरियल लगना था वो लेवल गुजर चुका है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन अब आगे पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है कि करंट मंथ में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे 0% काम करेंगे। अब बात समझ आई? ठीक है? और अगर हम इसको अदर वे राउंड देखें, अगर हम इसका दूसरा सिनेरियो देखें, दूसरा सिनेरियो क्या है? हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि अब 40% पे नया मटेरियल नहीं लगना, न्यू मटेरियल इज नाउ एडेड व्हेन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बनाते हैं, हमारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा? क्या होगा? यही हम कॉपी करेंगे सारे कॉलम्स, ठीक है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पर आते हैं, इनपुट फ्रॉम P1 में तो हम 00 डाल लेंगे, ठीक है? ये हमारे लिए नॉट एप्लीकेबल हो गया। अच्छा जनाब, अब हम आते हैं जरा इधर, 4000 यूनिट्स आपकी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में है। अब जरा मुझे सोचकर बताइए, आपका कंप्लीशन का लेवल कितना है? 60% कंप्लीट हुए हैं यूनिट्स, ठीक है? करंट मंथ के शुरू में आपने जब देखा तो 60% कंप्लीट हुए हुए थे सिर्फ 4000 यूनिट्स, और नया मटेरियल कब लगता है? जब प्रोसेस 70% कंप्लीट हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? पिछले महीने क्या मटेरियल लगा था? न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले महीने कोई काम हुआ था? नहीं। न्यू मटेरियल के लिए जो 70% का लेवल है वो कब अचीव होगा? करंट मंथ में, है ना? करंट मंथ में हमने जब काम इसके ऊपर कंप्लीट करना है, जब हम 70% पे कब आएंगे? करंट मंथ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये रहा हमारा न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने 100% काम कब करना है? करंट मंथ में करना है। तो या तो 0% होगा या 100% होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि मटेरियल इकट्ठा एक ही दफा लगना है, या तो पहले लगेगा इकट्ठा या बाद में लगेगा। तो या तो 100% काम पहले होना है या 100% काम बाद में होना है। दैट्स इट, ये पॉइंट है। इसमें कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन 60% 40% का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि हमारे मटेरियल का लॉजिक ही यही है कि इकट्ठा एक ही दफा लगेगा। अच्छा उम्मे हबीबा, आप मुझे बताएं करंट मंथ में क्या हम नया मटेरियल 40% लगाएंगे? आप खुद जरा लॉजिक से समझो ना, रट्टा मत लगाओ इस बात का। मुझे बताओ, क्या करंट महीने में 40% न्यू मटेरियल लगाना है? मटेरियल एक ही दफा सारा का सारा लग जाता है बेटा। 60% की जो नॉर्मली ये जो होता है 60% इज विद रिगार्ड टू कंप्लीट कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है? कन्वर्जन कॉस्ट है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन 60% स्टेज ऑफ कंप्लीशन किससे पर्टेन करता है? कन्वर्जन कॉस्ट से पर्टेन करता है। क्या इसने यहाँ पे बोला है कि हमने 60% मटेरियल लगा दिए? नहीं जनाब,
भाई अगर 60% मटेरियल लगा दिए तो फिर ये वाली बात क्यों कह रहा है कि न्यू मटेरियल इज एडेड व्हेन प्रोसेस इज 70% कंप्लीट? वो तो ये कह रहा है कि जब 70% प्रोसेस कंप्लीट होता है तब हम न्यू मटेरियल की बात करते हैं। आप कह रहे हो कि जी साल महीने के पहले दिन 60% मटेरियल लगा दिया, इसका क्या मतलब है हम मटेरियल आहिस्ता आहिस्ता लगा रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं है ना। मटेरियल वो कह रहा है तभी लगेगा जब प्रोसेस 70% कंप्लीट होगा, यानी कि उससे पहले नहीं लगेगा, उसके बाद कुछ नहीं लगेगा। बात समझ आ गई? तो अगर मैं आपका 40% ले लूं तो 40% का मतलब तो ये हुआ कि कुछ यानी कि 60% मटेरियल लग चुका है नया और 40% करंट मंथ में लग रहा है। ऐसी बात तो नहीं है ना बेटा? उमे अबीबा, बात समझ आ रही है? मैं अगर आपका यहाँ पे 40% ले लेती हूँ, उसका क्या मतलब है? 40% करंट मंथ में लग रहा है तो 60% पिछले मंथ में लग चुका है। क्या ये बात सही है न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं ना। मैंने 100% नया मटेरियल करंट मंथ में लगाना है क्योंकि 70% का लेवल मेरा करंट मंथ में अचीव होगा। ऑन द अदर हैंड कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हाँ मैं 40% लूंगी क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट का 60% काम मैं पिछले महीने कर चुकी हूँ और करंट मंथ में मैं सिर्फ 40% करूंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये रूल्स हमने पढ़ लिए। स्टेट कैरिंग कॉस्ट तो हमने एज पर स्टेटमेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन करना होता है। नहीं जनाब, स्क्रीनशॉट अभी ना ले, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं अपलोड कर दूंगी। पहले जरा चीजों को समझ लें, उसके बाद ही हम नोट्स पे आते हैं क्योंकि ये चीजें बेसिकली समरी है ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन सो फार। ठीक है, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। अगर फीफो होता है तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में क्या आ जाता है? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड है ना फीफो के अंदर। पहला होता है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर आता है यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। तो फीफो में अगर है यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड लेंगे और अगर वेटेड एवरेज है तो हम क्या लेंगे? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली हेडिंग्स बता रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं। यूनिट्स विल बी शोन इन द स्टेटमेंट एज फॉलोज। प्रोसेस 1, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 के कॉलम में 100% यूनिट्स लेंगे, न्यू मटेरियल के कॉलम में 100% यूनिट्स लेंगे और कैरिंग कॉस्ट के कॉलम में भी 100% यूनिट्स लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि यूनिट्स स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड वो यूनिट्स जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके ऊपर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, उस पे तीनों कैटेगरीज में काम 100% मुकम्मल है करंट मंथ में। इज दैट क्लियर? फिर हम आते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जो यूनिट्स हम लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, वो हमेशा 100% लेते हैं प्रोसेस 1 के कॉलम में। न्यू मटेरियल के कॉलम में वही वाले बात आ जाती है। अब इसको जरा समझते हैं कि क्या हमारे पास हिसाब किताब होगा ये। बल्कि इसके लिए तो मैं इस एग्जांपल को कर सकती हूँ ना कवर, जो भी हमने क्वेश्चन किया। इधर देखें, जो हमने करंट सवाल अभी किया है उसमें हमारे पास क्या पोजीशन थी? हमारे पास पोजीशन कुछ यूं थी कि हमने क्या करना था, नया मटेरियल लगाना होता है प्रोसेस के एंड पे, है ना? याद है ना? ये वाला क्लास वर्क नंबर 3 जो हम अभी कर रहे थे, क्या था यहाँ पे? मटेरियल्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जब 100% कंप्लीट हो जाए तो फिर हमने मटेरियल लगाना है। ये बात सबको समझ आ गई? अब जरा आप मुझे खुद बताएं कि ये हमने किस लॉजिक से किया है। इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 में 100% यूनिट्स लेने हैं। ठीक है, ये रूल है, इसको समझ लें कि ये इधर हमेशा 100% आएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यू मटेरियल में हमने 0 क्यों लिया था? इसीलिए लिया था ना, ये बात हमने उस टाइम समझी थी। क्या समझी थी? हमारे पास वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग डेट पे 50% कंप्लीट है, मटेरियल लगना है जब प्रोसेस 100% कंप्लीट, तो इसका मतलब है कि करंट मंथ में कुछ नहीं लगा। 50% था मुनीबा, 50% था। ठीक है, ये क्लास वर्क 3 है, ये वो एग्जांपल नहीं है जो अभी मैंने लिखी थी, ये क्लास वर्क 3 है। ठीक है, बात समझ आ गई? खैर एनीवेज, ये जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ ना, जो नोट्स लिखवा रही हूँ, ये सबका एक किस्म का निचोड़ है जो हमने अभी काम किया। तो ये आपने अभी, मैं इसको अभी अपलोड कर देती हूँ LMS के ऊपर हैंडआउट के तौर पे। आपने इन रूल्स के ऊपर जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको ये बात समझ आ जाएगी, नो वरीज। ठीक है,
फिर हमने करंट उसमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में था ही नहीं। एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन सवाल में नहीं था, लेकिन अगर होता तो उसका भी बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। इसको भी जरा हम एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। और एग्जांपल से हम क्या देखेंगे? चलें, अब ये भी आप मुझे खुद बताएंगे, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस यूनिट है, ये कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ फोकस करें किसके ऊपर? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने पे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस है आपका कितना? 5000 यूनिट्स, ठीक है जनाब। अच्छा जी, तो इसमें वो आपको ये बताया जा रहा है कि स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन जो है ना, जिस लेवल पे आपका एबनॉर्मल लॉस आइडेंटिफाई हुआ, फॉर एग्जांपल वो है 70% ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। जब प्रोसेस आपका 70% कंप्लीट है, तब आपने इंस्पेक्शन कराई और आपको पता चला कि जी एबनॉर्मल लॉस इतना है, यानी कि जब 70% प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है जनाब। अब हम जरा देखते हैं चलें। अच्छा जी, पार्ट ए से इसको पहले हम सॉल्व करें। किस वाले पोर्शन को सॉल्व करें? एबनॉर्मल लॉस को, ठीक है। इसे ना करते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, अब हम सिर्फ कौन से वाला कर रहे हैं? एबनॉर्मल लॉस वाला पोर्शन कर रहे हैं। इसको भी 3 कैटेगरीज में देखेंगे, ठीक है। इनपुट फ्रॉम P1 न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से और कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलें जी, रेडी? यूनिट्स, परसेंटेज, इनपुट फ्रॉम P1 न्यू मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। ऐसे ही होता है ना, इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है। ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बना रही हूँ बेसिकली, ठीक है। अब जरा आप मुझे सोचकर बताएंगे, जो मेरे पास 5000 यूनिट्स मेरे एबनॉर्मल लॉस हो गए ना, 5000 यूनिट्स में मैं क्या कहूंगी? इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 कितना % कंप्लीट था? जो मैंने कॉस्ट अपनी लगाई है, जो ट्रांसफर की है प्रोसेस 1 से, मैं उस पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या लूंगी? 100% लूंगी, 70% लूंगी, 30% लूंगी, 50% लूंगी? इतनी ढेर सारी मेरे पास परसेंटेजेस हैं। क्या होगा यहाँ पे? मेरा अप्लाई होगा 100%, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या होगा? हमेशा 100% होगा। अच्छा, हमेशा हमेशा वाली वर्ड मैंने गलत लिख दिया, जरा आप इसको समझते हैं। हमारे पास सिनेरियो क्या है? इसके अंदर इस वाले सिनेरियो में 100% होगा। मैं इसको समझते हैं, क्या सिनेरियो हमारे पास? नहीं जी, सिर्फ समझे बेटा, अभी सिर्फ समझे। ये मैं रहने दूंगी, ये कल अगर मैं आप चाहते हो तो मैं इसको एग्जांपल्स को भी उस हैंडआउट में इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए रूल्स। तो सिर्फ अभी समझे। अच्छा जी, हमारे पास सिनेरियो क्या है? प्रोसेस 1 से हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो हमारी 100% कंप्लीट होगी विद रिस्पेक्ट टू एबनॉर्मल, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 5000। अब मैं जरा आती हूँ न्यू मटेरियल के ऊपर। क्या सिनेरियो है? आपके पास लॉस कब हुआ? लॉस हुआ 70% के ऊपर, आपने मटेरियल लगा दिया था 50% पे। तो मुझे बात बताएं, जब लॉस हुआ होगा आइडेंटिफाई, उस टाइम तक नया मटेरियल ऐड हो चुका होगा
और मुझे ये बताएं 100% ऐड हुआ होगा, यानी कि उनके ऊपर 100% काम कंप्लीट हो गया है, 30% हुआ है, 50% हुआ है, क्या हुआ है? 100%। वेरी गुड, क्योंकि ये नया मटेरियल भी एक ही दफा लगना है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे हमने 100% क्यों लिया है? मैंने 50% के ऊपर नया मटेरियल लगा दिया था, फिर जब मैं आगे बढ़ी तो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया, ठीक है? तो मेरा क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो जब मैं उन यूनिट्स को देख रही हूँ जो कि डिफेक्टिव निकले, जब मैं उन यूनिट्स को देख रही हूँ जो कि डिफेक्टिव यूनिट्स, 5000 यूनिट्स को जब मैं देखती हूँ तो इन 5000 यूनिट्स पे जितना न्यू मटेरियल लगना था वो लग चुका है, ठीक है? तो न्यू मटेरियल की कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरे के पूरे 5000 के ऊपर हमें लॉस हुआ। हमने इन 5000 यूनिट्स के ऊपर पूरा न्यू मटेरियल का काम किया, ठीक है, 50% लेवल पे, और फिर आगे जाके ये 5000 यूनिट्स क्या हो गए? डिफेक्टिव हो गए। इज दैट क्लियर? कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहेंगे? हाँ जी, कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कहेंगे? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 70% ऑफ द प्रोसेस। नहीं बेटा, 70% आएगा ना फिर, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समरा, कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कह रहे हैं कि करंट मंथ में हमने 70% काम किया। जब 70% कन्वर्जन कॉस्ट हमने इनकर की, उस लेवल पे इंस्पेक्शन हुई। जब उस लेवल पे इंस्पेक्शन हुई तो पता चला ये डिफेक्टिव यूनिट्स हैं। तो 5000 यूनिट्स पे कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम हो चुका होगा? करंट मंथ में 70% हो चुका होगा ना। करंट मंथ में हमने काम कितना किया? हमने 70% काम किया और फिर ये यूनिट्स लॉस हो गए। तो कन्वर्जन कॉस्ट में एज इफ हमने कितना काम किया है? 3500 यूनिट्स, एज इफ हमने 100% कंप्लीट किया। इज दैट क्लियर? आई होप दैट्स क्लियर। ये वैसे हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चले गए, आपको बात सिर्फ समझाने के लिए, जो रूल्स मैंने लिखे हैं उनको सिर्फ समझाने के लिए मैं ऑफ ट्रैक चली गई हूँ। मुझे सिनेरियो 3 आज हर हाल में स्टार्ट करना था। चले जी, पार्ट बी पर आते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप लोगों को बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, इट्स गुड इनफ, ठीक है? चले पार्ट बी पर आते हैं। प्रोसेस इज 80% कंप्लीट। अब बताएं मुझे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में एबनॉर्मल लॉस कैसे लेंगे? तो एबनॉर्मल लॉस की अगेन 3 कैटेगरीज, इनपुट फ्रॉम P1, न्यू मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ जी, कैसे लेंगे? ये 5000 यूनिट्स हर हाल में 100% कंप्लीट होंगे, ठीक है? ये तो आपके पास हो गया कि इनपुट फ्रॉम P1 आपका 100% कंप्लीट होगा एबनॉर्मल लॉस के टाइम पे, ठीक है? अब हम आते हैं न्यू मटेरियल पे। आप मटेरियल लगाते हैं जब प्रोसेस 80% कंप्लीट होता है। तो आप मुझे इन 5000 यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, इन 5000 यूनिट्स का लॉस हो गया था 70% पे, ये प्रोसेस से आउट हो गए थे 70% पे ही। न्यू मटेरियल तो लगना था 80% पे, 80% जब कंप्लीट होना था प्रोसेस। तो क्या मतलब हुआ? इन 5000 यूनिट्स पे आपने कोई मटेरियल करंट मंथ में लगाया ही नहीं। अब बात समझ आई? ठीक है, तो क्या हुआ इधर? हम ये बात करते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में, हम ये देखते हैं कि करंट मंथ में कितना काम हुआ, तो हम कहेंगे न्यू मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम हुआ ही नहीं था 5000 यूनिट्स पे, क्योंकि न्यू मटेरियल लगा ही नहीं था। कन्वर्जन कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? कन्वर्जन कॉस्ट में वही होगा कि हमने 70% काम कर लिया था जब ये लॉस हुआ। लॉस कब हुआ? लॉस हुआ 70% पे, जब इंस्पेक्शन हुई तब पता चला ना। तो यहाँ पे वही 3500 यूनिट्स होंगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी। मटेरियल लगना है 80% जब प्रोसेस कंप्लीट हो, इंस्पेक्शन हो रही है 70% के लेवल पे, यानी कि इंस्पेक्शन जब हमने की तो 70% पे की और हमें पता चला कि 5000 यूनिट्स का लॉस हो गया। मटेरियल अभी लगा था या नहीं लगा था? नया नहीं लगा था। तो उनपे 5000 यूनिट्स पे क्या कोई मटेरियल लगेगा? नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, काम ही नहीं होगा, क्योंकि नया मटेरियल लगने से पहले ही वो यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए, डैमेज हो गए, डिफेक्टिव हो गए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास रूल्स बनते हैं। और हाँ, मेरे ख्याल से भी बस होगी, मेरी भी बस हो गई है, ठीक है, इसको समझाते समझाते। तो अब हमारे पास एक ही सिनेरियो बचता है, ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको प्रॉपर जरा हैंड आउट के फॉर्म में जो है वो उसको मैं लेकर आऊं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो।
अब जो हमने काम करना है वो करना है, कौन सा था, क्लास वर्क नंबर 5 था, ठीक है। तो वो जो है हम इंशाल्लाह फिर करेंगे कल ही स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास सिनेरियो 3 जो है वो हमारा बनता है कि जब आपका मटेरियल, जी जनाब मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, एग्जाम्पल्स भी, हाँ जी एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारा सिनेरियो नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। तो सिनेरियो 3 हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। होम असाइनमेंट जरा अपना नोट कर लें। होम असाइनमेंट मैंने कहा लिखा था, ये रहा। होम असाइनमेंट फॉर टुडे इज, जस्ट लेट मी चेक, क्योंकि मैंने तो इसमें होम असाइनमेंट दिया था इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा जी, मैं आपको कह रही हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। मैं जरा चेक कर लूं कि इसमें कहीं वो तो नहीं है, सिनेरियो 3 वाले तो नहीं है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी। अब जिस तरह पिछले सारे सिनेरियोज अब 100% क्लियर हो गए ना सबको, अब सिर्फ करंट जो हम सिनेरियो 2 करें उसी में मसले आ रहे हैं, उससे पहले में चीते हो गए, इंशाल्लाह इसमें भी चीते हो जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा जी, इसमें तो एडिशनल मटेरियल है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में 6 और 7 पर आ जाते हैं। 7 डिपार्टमेंट है, हाँ जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 ये प्रोसेस 1 से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 दोनों, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, और ये दोनों प्रोसेस 1 से ही रिलेट कर रहे हैं इत्तेफाक से। तो योर होम असाइनमेंट्स आर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, और कल इंशाल्लाह हम सिनेरियो नंबर 3 करेंगे। अच्छा जी, मुझे बात बताइए 25 दिसंबर को आपकी बाकी सारी क्लासेस ऑफ है? सीमैक ऑफ नहीं होगी, ठीक है। सीमैक ऑफ नहीं होगी। 25 दिसंबर कायदे आजम की बर्थडे / डेथ एनिवर्सरी। टाइम चेंज कर लेंगे अगर तो आपकी कोई और क्लास नहीं हुई ना, तो फिर तो हम आराम से 2, 3, 4 घंटे की क्लास रख सकते हैं। हा हा हा। सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, नहीं नहीं ब्रेक्स रखेंगे, ऑब्वियसली बात है। टाइम भी आपके हिसाब से रख लेंगे, टाइम आपके हिसाब से हो जाएगा और ड्यूरेशन ऑफ द क्लास मेरे हिसाब से हो जाएगी, ठीक है ना। कायदे आजम ने यही कहा था, अपनी आवाम को कहा था कि भाई मेरी, उनका ये मकसद नहीं था कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे हम जो है वो छुट्टी मनाते फिरे। हमारे पास वैसे ही बड़ी छुट्टियों का होता है, कामचोर कौम है हम, है ना। तो उनकी बर्थडे पे हम आराम से घर में सो रहे होते हैं, या उनकी जो भी डेथ एनिवर्सरी समझे जो भी। तो हमने तो लेकिन कायद का जो है फरमान, वी हैव टेकन दैट टू हार्ट एंड वी विल बी डूइंग काम काम और सिर्फ काम इंशाल्लाह, ताकि हम बड़ा इंसान बने, बड़ा आदमी बने और पाकिस्तान की तरक्की में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, ठीक है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, यस, नहीं बहुत सीरियसली ले लिया हमने। तो इसको हमने करना है। नहीं नहीं, काम में सीमैक भी आ जाता है ना। अभी तो सीमैक की मेरा काम तो सिर्फ सीमैक है, मेरा करियर तो अभी करंटली सिर्फ सीमैक है। तो आई विल बी फोकसिंग ऑन माय करियर राइट नाउ। जी जनाब, ऑडिट के लिए आप जा सकते हैं। किसी को कोई सवाल है, जो कि आई एम श्योर होगा जो भी मैंने रूल्स समरी पढ़ते हुए इतना हम कंफ्यूज हो गए हैं, सवाल सॉल्व करते हुए इतना कंफ्यूज नहीं हुए थे ना। तो अगेन लॉजिकली सवाल को स्टडी करेंगे ना, तो वही होगा जो कि हमने ये समरी में पढ़ा है। बेटा ये लिखवाना थोड़ा जरूरी था, ताकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। बात समझ आ गई? जो हमने ये नोट्स पढ़े हैं ना, ये सारा लॉजिकल जो हमने काम किया उसी का अखज है। अब जैसा मैं आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करवा रही हूँ, जब मैं आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करवा रही हूँ तो बात समझ में आ रही है ना। हाँ भाई, लॉजिक तो ये कहती है कि अगर मटेरियल जो है वो 70% पर लगना था, कंप्लीशन जो है वो 60% है, इसका मतलब है न्यू मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने, 0 है, ठीक है। तो लॉजिक से ही आप चलेंगे, लॉजिक से चलेंगे तो ये रूल्स जो समरी ऑटोमेटिकली फॉलो हो रही होगी। हाँ जी, वेटेड एवरेज फिर हम इंशाल्लाह कल बता दूंगी मैं आपको, क्योंकि अब ऑडिट की क्लास है आप सबकी। तो अभी तक हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ ना, इंशाल्लाह वेंसडे को टारगेट है हमारा कंप्लीट करने का।
जी जनाब, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत कुछ है, आपको आइडिया हो गया होगा। नहीं जनाब, जॉब कॉस्टिंग का टेस्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, वो भी पहले जरा ये प्रोसेस कॉस्टिंग कंप्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह जॉब कॉस्टिंग का टेस्ट भी डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। मेरा फोकस अभी जरा थोड़ा वो है अभी फॉर द टाइम भी, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।